नमस्ते सभी को। प्रभात रंजन जी, आपको भी नमस्ते। अनुवादक संघ के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अनुवादक संघ या ट्रांसलेटर्स ऑफ इंडिया, भारत के अनुवादक, ये एक नया मंच है और अनुवाद एक ऐसा माध्यम है जिसके बिना हम बहुत सारे दुनिया के ज्ञान से, बहुत सारे साहित्य से, बहुत सारी लिखी गई बातों से नावाकिफ रहते। और दरअसल देखा जाए तो भाषाओं के बीच में एक तरह का संवाद तो निरंतर रहता है। हम चाहे अपनी बोलियों में जब हम बात कर रहे होते हैं, मातृभाषाएं सीखते हैं, तो हमें अक्सर कोई एक दूसरी भाषा होती है जिसके माध्यम से हम दुनिया को देखते जानते हैं। और अनुवाद ने हमारे लिए इस दुनिया का बहुत विस्तार किया है। हम न सिर्फ हम तो खुद इतनी भाषाओं वाला देश है कि हम यदि अपनी ही भाषाओं में अनुवाद करने लगे तो हमारे पास में बहुत सारा समृद्ध साहित्य और समृद्ध तमाम विधाओं में, तमाम विषयों में लेखन की परंपरा है। और फिर दुनिया भर की भाषाएं हैं। तो अनुवाद एक बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और बहुत सारे हमारे मित्र साथी, बहुत सारे लोग हमसे पहले के और अभी तक भी और आगे भी लगातार अनुवाद के माध्यम से भाषाओं को जोड़ने का, साहित्य को, संस्कृतियों को जोड़ने का ये काम कर रहे हैं। तो इसी तरह का एक जो लोग इस काम से जुड़े हुए हैं, उन्हें लगा कि हम सब लोग अपने अपने कोनों में ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक मिली-जुली आवाज भी होनी चाहिए। क्योंकि अनुवाद का काम जितना महत्वपूर्ण है, हम सभी लोग अनुवाद करने वाले ये महसूस करते रहे हैं कि उस काम को उस तरह का सम्मान, उस तरह का महत्व दरअसल समाज से मिलता नहीं है। यहाँ तक कि जिन संस्थानों के साथ मिलके हम काम करते हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि उसको उस तरह का महत्व, उस तरह का सम्मान, जैसा कि इस काम को मिलना चाहिए, जितनी इसको अहमियत दी जानी चाहिए, कहीं न कहीं उसकी कमी महसूस होती रहती है। तो पिछले कुछ समय से कई सारे साथियों ने इस ज़रूरत को महसूस किया और जो तमाम अनुवाद करने वाले लोग हैं, उनका धीरे-धीरे करके एक मंच बनना शुरू हुआ। तो ऐसे बहुत सारे भाषाओं के लोग, मराठी के, गुजराती के, तमिल, तेलुगु के, अलग-अलग भाषाओं के लोग हैं जो हमारे इस उपक्रम में जुड़े और उन्होंने सोचा कि हमें एक अनुवादकों की साझा आवाज़, अनुवादकों के साझा सरोकार, इन सबको भी एकजुट होना चाहिए, आपस में इस पे बात करनी चाहिए। तो इस तरह से जो ट्रांसलेटर्स ऑफ इंडिया, भारत के अनुवादक, ये एक मंच बना है। और ये इस बात को ख्याल में रखते हुए कि जब हम सिर्फ भारत के अनुवादक कहते हैं तो हिंदी का अपना एक वर्चस्व है, तो ये वर्चस्व इस तरह से दिखाई नहीं दे, इसलिए एक न्यूट्रल लैंग्वेज के तौर पे हमने ट्रांसलेटर्स ऑफ इंडिया इस नाम को भी अडॉप्ट किया है। अभी ये जो संगठन या ये जो संस्था है या ये जो सामूहिकता है, ये अपने बनने की प्रक्रिया में है। और हमें लगा कि हम जब ये बातें आपस में कर रहे हैं तो इसे हमें एक बड़े समाज के बीच में भी जाना चाहिए। वो तमाम लोग जो अनुवादों को पढ़ते हैं, वो तमाम लोग जो अनुवाद कराते हैं, या जो लोग किसी भी रूप में इस हम सभी लोगों से जुड़े हैं, वो जाने कि हमारी चिंताएँ, हमारे सरोकार और हम इस काम को करते हैं, तो इसको करने की हमारी प्रक्रियाएँ क्या हैं, हम किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। तो ये एक इस तरह का पहल है, इस तरह की शुरुआत है। और अ, इस मंच से पहली बार हम सोच रहे थे कि इसको कैसे हम अलग-अलग तरह की गतिविधियों से समृद्ध करें, और हमें लगा कि शुरुआत करनी चाहिए एक अच्छी बातचीत से। और एक ऐसी बातचीत से शुरू करते हैं जिसमें कि अगर हमारे साथ में प्रभात रंजन जैसे व्यक्ति हों जिनका अ, अपना एक इतना व्यापक प्रोफाइल है, करीब 25 किताबों का आपने अनुवाद किया है। और जब हम इस अनुवाद की रेंज देखते हैं तो आप स्पेनिश के मार्केस की किताबों का अनुवाद कर रहे हैं, तो आप अन्ना फ्रैंक के बारे में भी आप अनुवाद कर रहे हैं, और आप इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन जैसे लोगों की किताबों का भी आपने अनुवाद किया है। और साहित्य के अनुवाद तो आपने बहुत सारे किए ही हैं। तो एक बहुत रेंज है आपके, ट्रांसलेशन की भी देखा जाए तो बहुत रेंज है, और ट्रांसलेशन अपनी जगह है, उसके अलावा आप खुद लेखक हैं। आपका भारत की आपका उपन्यास कोठा कोई बहुत चर्चा में रहा है। उसके अलावा आपने मार्केस के जीवन पे काम किया है, आपने आपकी कहानियाँ लगातार छपती रही हैं, लिखते रहे हैं आप। जानकी पुल जैसा ब्लॉग आप चलाते हैं जो अपने आप में हिंदी के पढ़ने लिखने वालों को समृद्ध करता है। तो बहुत आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और इस मौके पे आपसे बातचीत करने का
मौका मुझे मिला, ये मुझे लगता है कि हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है, उपलब्धि की बात है। तो हम बातचीत धन्यवाद देवयानी जी, ये मेरे लिए भी उपलब्धि की बात है। मुझे याद आता है कि जब जी जी तो बातचीत शुरू करते हैं। प्रभात जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये अनुवाद करने का ख्याल आपके मन में कब कैसे आया, किस तरह से आप इस दुनिया में आए, अपना बाकी तमाम चीजों को करते हैं? देवयानी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, और अनुवादक संघ ट्रांसलेटर्स ऑफ इंडिया का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने मुझे अपनी बात कहने के लिए मंच दिया। अनुवादक संघ जब पहले शुरू हुआ था, जी ने जब इसकी शुरुआत की थी, तब भी मैं उसकी पहली बैठक में ही मौजूद था प्रगति मैदान में, और ये नए सिरे से फिर शुरू हुआ है ट्रांसलेटर्स ऑफ इंडिया के रूप में। तो ये बहुत अच्छी पहल है। सबसे पहले इस पहल के लिए मैं आप लोगों को बहुत आभार, और एक अनुवादक के रूप में आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि अनुवादक एक ऐसा जीव है हिंदी में जिसको कोई महत्व तो नहीं मिलता। जब मैं लोगों को कहता हूँ कि मैंने फला किताब, मैं ये सोचता हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ी किताब अनुवाद कर ली है, मोहसिन नकवी की किताब अनुवाद कर ली है, मोहसिन हामिद की किताब अनुवाद कर ली है, तो लोग कहेंगे वाह क्या अच्छा काम किया है। जब मैं किसी को बताता हूँ कि देखो मैंने इतनी अच्छी किताब अनुवाद की है, ये बेंगलुरु से या राजकमल प्रकाशन से या कहीं और से प्रकाशित हुई है, तो सामने वाला जो लेखक होता है, मित्र होता है, वो मुझसे पूछता है कि अपना मौलिक काम क्या कर रहे हैं। तो अनुवाद को कभी मौलिक काम नहीं माना जाता है। ये आवाज इको हो रही है कहीं से, ओके। या आप अगर आपने फोन और दोनों ऑन कर रखा है तो एक को बंद कर नहीं लीजिए। मैंने फोन ऑन नहीं किया हुआ है और फोन डिस्टेंस पे है। मतलब उस लाइव एक ही जगह पे आ रहा है ना सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं आवाज इको हो रही है कहीं से। अब नहीं हो रही है। ठीक है। जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अनुवाद की शुरुआत ये मैं बहुत, अगर ईमानदारी से कहूँ, इसमें बिना बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी झूठ के, कि जब एमए के बाद मैं नौकरी को लेकर मुझे ये उम्मीद थी कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और इस क्या क्या करने के क्रम में मैंने ये देखा कि मुझे मनोहर श्याम जोशी उन दिनों मेरे उनके संपर्क में आया, तो वो मेरे गुरु थे, तो उन्होंने बहुत सारे काम बताए, लेकिन मैं हर काम में असफल शिष्य साबित हुआ उनका। लेकिन एक रास्ता उन्होंने अनुवाद का बताया। उन्होंने कहा कि देखो 1950 के दशक में मैंने और रघुवीर सहाय ने इतने अनुवाद किए कि उसी से हमारा घर चला रोजी पे। और एक उन्होंने एक सलाह दी थी, कहा था कि देखो अनुवादक बनोगे, एक तो कुछ आय हो जाएगी जो हिंदी में, और कहानियां लिखने से, कविताएं लिखने से आय कभी नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि अनुशासन आएगा जीवन में तुम्हारे, कि तुमको चुनौती है कि रोज इतने पन्ने मुझे करने हैं, मुझे इतने शेड्यूल पे काम खत्म करना है, तो तुम सुबह से शाम एक काम के माहौल में रहोगे, तो उससे चिंताओं और तनावों से मुक्त रहोगे। शुरुआत मैंने उन्हीं दिनों किया था, और मुझे बेरोजगारी के दिनों में बहुत बेरोजगारी इसलिए नहीं महसूस हुई कि मैं दोनों भाषाओं को अच्छी तरह जानता था, और मैंने अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद शुरू किया। और शुरुआत इसी तरह हुई। मतलब शुरुआत में मैंने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुवाद से मैंने शुरुआत की थी। मैंने शुरुआती अर्थशास्त्र के आर्थिक, जो हर साल इकोनॉमिक सर्वे प्रकाशित होता है भारत सरकार में, वो अनुवाद करने का मुझे काम किसी ने दिलवाया था, और जो मैं कई साल करता रहा, और फिर धीरे धीरे मैं मूलतः साहित्यिक अनुवाद की तरफ में चलता थी। जी बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि अनुवाद, शायद हम सभी लोग जो अनुवाद करते हैं लिखने के साथ साथ, अनुवाद ने बहुत बार हमें संकट के दौर में हमें मदद की है, हमारा हाथ थामा है, और इस लिहाज से एक अच्छा जरिया बनता है, और बहुत सारे लोगों का शुरुआत इस तरह से होती है। लेकिन मैं जब आपके अनुवादों को देखती हूँ तो एक बहुत रेंज आपके यहाँ पे दिखाई देती है। एक तरफ आप देवदत्त पटनायक की जो माइथोलॉजी पे बेस्ड किताबें हैं उनका अनुवाद कर रहे हैं,
दूसरी तरफ अन्ना फ्रैंक की किताब है जो बिल्कुल एक कंसंट्रेशन कैंप की और नाज़ी जर्मनी की कहानी है। फिर आप और दूसरे आपके अनुवाद हैं जो अलग-अलग विधाओं के अनुवाद हैं, जो इकोनॉमिक्स के भी हैं और जो टेक्नोलॉजी के भी हैं। तो और तो विषय के तौर पे भी देखती हूँ तो बहुत सारी रेंज दिखाई देती है और भाषाओं के तौर पे भी देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि कई भाषाओं में संभवतः आपने मूलतः अंग्रेजी से हिंदी में किया हो, लेकिन उनकी मूल भाषाएँ जो हैं वो अलग-अलग रही हैं। तो थोड़ा आप इसके बारे में बताइए कि आप किन-किन भाषाओं में चाहे आपने ओरिजिनल से किया या जब आप दूसरे लैंग्वेजेस से ट्रांसलेशन करते हैं, जब कोई थर्ड लैंग्वेज होती है जिसको कि अंग्रेजी के माध्यम से आप लेके आते हैं, तो किस तरह को उसके करने की क्या चैलेंजेस आपको महसूस होते हैं? क्योंकि कई बार होता है कि कल्चरल जो मुहावरा है, सांस्कृतिक मुहावरा जो किसी और भाषा का है, उसे जब हम हिंदी तक लेके आते हैं तो उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। तो बतौर अनुवादक आप थोड़ा अपनी इस यात्रा और इन चुनौतियों के बारे में भी बताइए कि इनको कैसे आप देखते हैं, कैसे डील ये करते आपका हैं? बहुत बढ़िया सवाल है आपका कि अगर कोई मार्केज का अनुवाद अंग्रेजी के माध्यम से करता है तो वो उसकी उस स्थानीय स्पेनिश भाषा का स्वाद उसमें कभी नहीं ला सकता। वो तो प्रथम भाषा के अनुवाद में भी चूकता है, लेकिन ये हमारे देश की मतलब हमारी भाषा की भी अपनी समस्या है। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि पिछले दिनों मेरे जो बहुत अपने अनुवादों में जो मुझे सबसे प्रिय अनुवाद है वो एक फ्रेंच उपन्यास है, नज़ाकत, डेलिकेसी नाम से उपन्यास था। डेविड फोइनकिनोस उसके राइटर हैं। बहुत चर्चित उपन्यास है फ्रेंच भाषा का। उस पे बहुत अच्छी एक फिल्म भी बनी हुई है फ्रेंच में। तो उसमें चुनौती ये आई कि उसके अंग्रेजी में भी फ्रेंच मुहावरे बहुत थे। ये समस्या अगर मेरे सामने 10 साल 15 साल पहले आई होती तो पता नहीं मैं कर पाता या नहीं कर पाता, या अगर करता तो मैं पता नहीं उसको क्या गलत कर जाता। लेकिन अब हमारे पास समस्या हो गई है कि सारे फ्रेंच मुहावरे अब गूगल की मदद के माध्यम से आप उनके सीधे-सीधे उच्चारण सुन सकते हैं। आप कभी भी तीसरी भाषा के, अगर मान लीजिए कि कोई स्पेनिश नाम है या मान लीजिए कोई फ्रेंच नाम है या कोई फ्रेंच मुहावरा दिया गया है, तो आप उसका बिल्कुल सही अनुवाद कर सकते हैं, हम या आप कोई भी, क्योंकि हमारे पास गूगल और यूट्यूब जैसे तकनीक के तमाम माध्यम उपलब्ध हैं, जो हमें वो सुविधाएँ उपलब्ध करवा सकता है, हमें उसके बहुत करीब ले जा सकता है, बशर्ते हम जाना चाहें। बिल्कुल। गूगल ट्रांसलेशन जो है वो हिंदी में बहुत सफल नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि आप अंग्रेजी से स्पेनिश से अंग्रेजी में उसको करके देखें, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि स्पेनिश, अगर कोई स्पेनिश टेक्स्ट अगर आप अंग्रेजी में करके देखें, या जैसे मैंने नज़ाकत डेलिकेसी उपन्यास का नाम लिया, अगर मैंने उसकी फ्रेंच कॉपी के अंग्रेजी में टेक्स्ट करके देखे कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि वो बहुत शटल होता है। फ्रेंच भाषा की एक विशेषता ये भी है कि बहुत कम शब्दों में बात करना फ्रेंच लेखक बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और फ्रेंच मुहावरे बहुत शटल होते हैं। कैसे उनको खोला जाए? फिर बड़ी चुनौती ये होती है कि आपने उसको खोला, लेकिन आपके अपने पाठक जो हैं, आपकी अपनी भाषा के जो पाठक हैं, उनको समझाने के लिए उसको क्या किया जाए? पठनीय बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत आवश्यक नहीं है कि जैसे सलमान रुश्दी के अनुवाद के उपन्यास हैं, बहुत लंबे-लंबे वाक्य लिखते हैं, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन ही अगर उनका उपन्यास हम लें, तो बहुत लंबे-लंबे वाक्य हैं और बहुत मुहावरेदार भाषा है, और उसको हिंदी में लाना कितना चुनौतीपूर्ण है। ये आवश्यक तो है ही कि आप उसको बहुत अनुवाद को मूल भाषा के भाव के करीब ले आएँ, लेकिन उससे भी कम आवश्यक यह नहीं है कि मूल जो अनुदित भाषा में पढ़ने वाला जो पाठक है, उसको वो पठनीय भी लगे, क्योंकि अपनी भाषा में पठनीय उपन्यास माना जाता रहा है, और भाषा भी सहज लगे। ये बिल्कुल, जैसे जी, जी। जी, 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 बोलिए। जैसे मुझे ये लगता है कि जब मैं भी अनुवाद करते रही हूँ, तो एक जो चुनौती होती है कि आप जिस भाषा में अनुवाद कर रहे हैं, उसमें आपकी रवानगी होनी चाहिए। उस भाषा में आपकी ऐसी प्रभावशीलता होनी चाहिए कि वो पढ़ने वाले को मौलिक का आस्वाद दे। दूसरी तरफ जिस भाषा से आप कर रहे हैं, उस भाषा का अपना विन्यास है, खास तौर से उसका जिस तरह का वाक्य विन्यास है, जिस तरह की संरचना उस भाषा की है। तो कई बार अनुवादकों को ये दिक्कत आती है कि इस भाषा की संरचना से जब वो दूसरी भाषा में लेके आते हैं,
और गूगल ट्रांसलेशंस में तो इस तरह की दिक्कत खासतौर से आपको दिखाई देती है कि वो संरचना हूबहू रख लेते हैं और वो जब उसको नई भाषा में लेके आते हैं तो वो कई बार अर्थ का अनर्थ करने लग जाती है। लेकिन गूगल जैसे विकल्प तो हमारे पास में अब पिछले 5-7 सालों में हम देखें कि गूगल हमको काफी मदद करने लग गया है। लेकिन जिस निश्चित रूप से आपने जब ये काम शुरू किया होगा तो करीब 25-30 बरस पहले आपने शुरू किया होगा और उस समय में आपके पास में तब तो हम लोग इंटरनेट भी कितना कम इस्तेमाल करते थे, जानते ही मेरे ख्याल से मैंने बाद में जानना शुरू किया इंटरनेट को। और तो जैसे मैं जब करती थी तो मैं बहुत सारे डिक्शनरीज अपने साथ लेके बैठती थी और आपने भी इतने अलग-अलग डिसिप्लिन्स में किया है, तो आपको सिर्फ भाषा की डिक्शनरी आपको मदद नहीं करती है, कई बार आपको और दूसरे जो विषयगत शब्दकोश होते हैं उनकी भी मदद लेनी पड़ती है। तो थोड़ा-सा ये जो जर्नी है जिसमें आपने जब शुरू किया तब आप किस तरह के रिसोर्सेज की मदद लेते थे? आज जैसे गूगल वगैरह है भी उपलब्ध तो वो किस हद तक मदद करते हैं? कहाँ पे आपको वो सब एक्सप्लोर करने के बाद में फाइनली आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, अब ये सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन अब कुछ और करना है जो मुझे करना है। भाषा हमेशा मनोहर श्याम जोशी कहा करते थे कि भाषा हमेशा कोश देखने से आती है, भाषा सीखने के लिए कोश देखते रहना चाहिए। और मुझे तब ये बात समझ में नहीं आती थी कि इतना कोश देखने की क्या जरूरत है, जब लिखना होगा उस समय शब्दों की जरूरत होगी, शब्द कम पड़ेंगे तब देख लेंगे कोश। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने भी कोश देखना अनुवाद से ही सीखा होगा। अगेज भी हमेशा कोश देखा करते थे, रघुवीर साहब भी हमेशा डिक्शनरी कोश देखा करते थे। तो अनुवादक को सबसे पहले, जिस दौरान मेरा पहला अनुवाद या पहले आरंभिक 1-2 अनुवादों में अने फ्रैंक की डायरी भी है। और उस समय तो मैं कंप्यूटर पे टाइप भी नहीं करता था क्योंकि उस समय फॉन्ट की यूनिकोड फॉन्ट्स नहीं आए थे। उस समय कृतिदेव में टाइप, मतलब उस समय टाइप करके अगर आप किसी को टेक्स्ट भेजें तो बड़ी भारी समस्या हो जाती थी कि उसके पास वो फॉन्ट होना चाहिए जिसमें वो खोल पाए। इसलिए हम लोग हाथ से काम करते थे। और कोश, आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि हम उस पीढ़ी के लेखक हैं जिन्होंने बहुत सारी डिक्शनरीज की मदद ली है। अगर मैं अनुवाद नहीं कर रहा होता तो यकीन मानिए कि मैं इतनी भाषा मुझे नहीं आती, क्योंकि इतनी आवश्यकता हमें दैनंदिन जीवन में या हिंदी में लेखन करते हुए भाषा, जो हमारी जितनी सीमित भाषा होती है हम उसी से काम चला लेते हैं। हमें कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती कि हम अपनी भाषा का विस्तार करें और विषय के अनुसार हम अपनी भाषा करें। लेकिन फादर कामिल बुल्टे की डिक्शनरी थी, जिसको तो मतलब मैं बाइबल की तरह मानता था। अभी भी मेरे पास उसकी एक काली जिल्द वाली प्रति है जो शायद 1980-82 से मेरे घर में मेरे भाइयों ने, उसको बड़े भाइयों ने पढ़ा और भाइयों से मुझे विरासत में और कुछ मिला हो न मिला हो फादर कामिल बुल्टे की डिक्शनरी जरूर मिली थी। तो उस परंपरा को मैंने आगे बढ़ाया। लेकिन सिर्फ फादर कामिल बुल्टे की डिक्शनरी से काम नहीं चलता है। कई बार हिंदी में भी जो उपयुक्त शब्द है वो आपको अनुवाद में लगता है कि नहीं, इस शब्द की जगह कोई और शब्द होना चाहिए। आपको थिसॉरस जैसी चीज हिंदी में संयोग से 2000 ईस्वी के आसपास अरविंद कुमार जी ने विकसित कर दिया था, उसकी मदद लेनी पड़ती थी। फिर अंग्रेजी के अगर किसी शब्द का हमें मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर उसके सिनोनिम्स, उसके समानार्थी शब्द देखते हैं कि ये शब्द है तो इसके जैसा और कौन सा शब्द है अंग्रेजी में। तो डिक्शनरी भी अंग्रेजी में, ये सब डिक्शनरीज आप जानती हैं, मुहावरों की डिक्शनरी और सिनोनिम्स और इस थिसॉरस में ये सब चीजें होती हैं। तो अंग्रेजी भाषा के ही बहुत सारे शब्दों को समझना, फिर उसके बाद हिंदी में, फिर हिंदी शब्द सागर जैसे कोश को अपने पास रखना। फिर तकनीकी शब्दावली आयोग ने, जैसे मान लीजिए टेक्स्ट बुक के, मैंने एनसीईआरटी के बहुत सारे टेक्स्ट बुक के अनुवाद किए, या जो राष्ट्रीय नेशनल फ्रेमवर्क, जो राष्ट्रीय ढांचा, जो पाठ्यक्रम ढांचा, नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा का पाठ्यक्रम, एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जब तैयार किया था अंतिम बार, कृष्ण कुमार जी उस समय निदेशक थे, वो मैंने अनुवाद किया था। और बहुत, तो उसके लिए फिर ये था कि जैसे एक बहुत दिलचस्प बात है कि सर एनसीईआरटी ने ये तय कर रखा है कि उसके यहाँ जो शब्द उसकी किताबों में उपयोग में आएंगे अनुवाद में, वो शब्द वही होने चाहिए जो तकनीकी शब्दावली आयोग के कोशों में, मनोविज्ञान का कोश है, मनोविज्ञान की अगर आप किताब का अनुवाद कर रहे हैं तो उसका जो सरकार ने जो कोश तैयार किया हुआ है शब्दावली, तकनीकी शब्दावली आयोग ने, वो
आप उसी कोश से शब्द दें, आप अपनी तरफ से शब्द ना दें, और इसके लिए अदालत का बाकायदा फैसला आया हुआ है। तो उससे मैंने एक नई चीज ये सीखी कि भाई उस शब्दावली आयोग जिसको हम मानते हैं कि सरकारी भाषा है, सरकारी भाषा मृत होती है और इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एनसीईआरटी के लिए किताबों के मैंने मनोविज्ञान की बहुत सारी किताबों के टेक्स्ट बुक के अनुवाद किए। तो मैंने सोचा कि हम चाह कर भी लिबर्टी नहीं ले सकते, हमें भाषा वही रखनी है, क्योंकि वही शब्द रखने हैं जो शब्द तकनीकी शब्दावली आयोग ने तय कर रखे हैं। बिल्कुल, इसमें एक्चुअली शायद तकनीकी शब्दावली का भी सवाल है, और दूसरा क्योंकि सिर्फ हम भाषा हिंदी या अंग्रेजी का ही अनुवाद नहीं कर रहे होते हैं, हर एक अनुशासन का अपना एक रजिस्टर है। तो यदि मनोविज्ञान की किताब का हम अनुवाद कर रहे हैं, तो जो मनोविज्ञान पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसको मनोविज्ञान के में उस विषय, उस विशेष अवधारणा को किस ढंग से समझा गया है और किन शब्दों में व्यक्त किया गया है। तो ये क्योंकि ये बहुत माने एक अनुवादक कितने सारे स्तरों पे एक साथ काम कर रहा होता है। एक तरफ वो अपनी मूल भाषा में लाने का और उस मूल भाषा की प्रभावशीलता को बनाए रखने का काम कर रहा होता है। दूसरी तरफ दूसरी भाषा से जो संरचनागत बदलाव है, शब्दकोश का बदलाव, शब्द भंडार का जो बदलाव है, और तीसरी तरफ जिस अनुशासन का अनुवाद कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि आपने शुरुआत सांख्यिकी के अनुवादों से किया, तो सांख्यिकी की अपनी शब्दावली है, सांख्यिकी का अपना रजिस्टर है, और आप अगर उस रजिस्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो सांख्यिकी के विद्यार्थी हैं या सांख्यिकी के अध्येता हैं, उनके लिए वो अनुवाद काम का नहीं हो पाएगा। तो ये सिर्फ इतना भर नहीं है कि आपने एक भाषा से दूसरी भाषा में डिक्शनरी देख के और ट्रांसलेट कर दिया। डिक्शनरीज भी आपको कई सारी देखनी पड़ेगी। जैसे मैं भी जब करती थी तो आपको दर्शन कोश भी साथ में लेके बैठना है और मानविकी कोश भी साथ में लेके बैठना है, और फिर आप अंग्रेजी से हिंदी का शब्द भी देख लेंगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि इस विषय विशेष में इस शब्द का कौन सा रूप इस खास जगह पे आएगा कि आप सही अनुवाद कर पाए, क्योंकि एक ही शब्द के बहुत सारे अनुवाद दूसरी भाषा में उपलब्ध होते हैं। पिछले दिनों ही मैंने देखा कि मैं कोई अनुवाद कर रही थी जिसमें प्लांट, पौधों के बारे में आ रहा था और उसको किसी ने लगातार संयंत्र 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 ट्रांसलेट किया हुआ था, तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और ये बहुत बारीक सावधानियां इसके लिए चाहिए होती हैं। तो ये बहुत मुझे लगता है कि देवयानी जी, आपके इस अनुभव में और अनुभव साझा करता हूँ। जैसे मान लीजिए बहुत सारे प्रत्यय हैं जिनके लिए हिंदी में रूढ़ शब्द नहीं, एक शब्द नहीं बना है, ये एक अलग मानविकी के इतिहास, या जैसे मान लीजिए एनलाइटनमेंट एक शब्द है अंग्रेजी में, एनलाइटनमेंट है, हिंदी में कोई ज्ञानोदय, सुधीश पचौरी ने उसको ज्ञानोदय लिखना शुरू कर दिया, कोई उसको पुनर्जागरण लिखता है। मतलब अभी भी आखिर जो पढ़ने, हिंदी माध्यम में जो पढ़ने वाला है वो उसको एक शब्द के रूप में उसको क्या कहे। बिल्कुल। तो हर अनुवादक उसको अपने ढंग से कुछ न कुछ एक शब्द कर देता है, जबकि मैं इस चीज का ध्यान रखता हूं कि अगर एनलाइटनमेंट शब्द है, पहले की एक दो किताबों में किसी किताब में ढूंढूंगा कि वहां उस शब्द के लिए क्या अनुवाद किया गया। बिल्कुल। और राजनीति शास्त्र के सब प्रत्यय होते हैं, लोक प्रशासन को आप जन प्रशासन नहीं कर सकते। बिल्कुल। और क्योंकि यही अनुवाद जो करता है कि वो आपकी भाषा को भी समृद्ध करता जाता है। आपके भाषा में हो सकता है कि वो अवधारणाएं कभी रही ही नहीं हो, जब आप दूसरी भाषा से अनुवाद करने लगते हैं तो वो अवधारणा या वो शब्द, वो विचार हमारी भाषा में आता है। और हम हिंदी में बहुत बार इस चीज से जूझते हैं कि हमारे पास में बहुत छोटे छोटे जो बहुत सारे जो सेंसेस हैं हमारे, उनके बारे में अंग्रेजी में जितना हर एक चीज के लिए एक अलग शब्द है, हम लोग कई बार हिंदी में उन चीजों के लिए जूझते हैं कि हमें उसके लिए शब्द नहीं मिलते और हमको ढूंढने पड़ते हैं, कई बार गढ़ने पड़ते हैं, और फिर गढ़ने के बाद में वो शब्द संस्कार में आए कि अगली बार जब भी कोई पाठक पढ़े, अगली बार जब भी किसी को जरूरत पड़े तो वो शब्द प्रचलन में आ जाए, लोगों को मालूम हो कि जब ये खास शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम किस भाव की या किस विचार की बात कर रहे हैं। और ये इतना ट्रिकी, इतना चैलेंजिंग काम है, और अक्सर बहुत तकलीफ होती है जब लोग कहते हैं क्या ट्रांसलेशन ही तो कर रहे हो, है ना, कोई हाँ मौलिक नहीं कर रहे हो, या मतलब इस काम की कोई अहमियत नहीं है, बहुत हल्के में लिया जाता है इस काम को। तो थोड़ा सा इस पेशे के रूप में, एक अनुवादक के रूप में जब हम काम करते हैं, जब हम
बाजार में एक अनुवादक के रूप में खड़े होते हैं, तो किस तरह की चुनौतियाँ, किस तरह की कठिनाइयाँ, किस तरह का नेगोशिएशन होता है, इसके बारे में भी इतना सारा अनुवाद किया है आपने, तो ज़रूर बहुत सारे अनुभव भी रहे होंगे। कुछ मेरे साथ साहित्यिक अनुवाद बहुत ज़्यादा किए हैं, किताबों के अनुवाद बहुत ज़्यादा किए हैं, और इसमें मैं चूँकि लेखक भी हूँ और मैं चूँकि शुरू से संपादन और प्रकाशन की दुनिया को ही बहुत करीब से जानता रहा हूँ, तो मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि किसी किताब का क्या बजट हो सकता है। मान लीजिए किताब अगर हिंदी में आती है और उसपे उसके शुरुआती बजट ही अगर उसका बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हिंदी में ये एक सच्चाई है कि हिंदी में बहुत बड़ी तादाद में किताबें नहीं बिकती हैं। इस सच्चाई से हम सब मुँह नहीं मोड़ सकते। तो पहली चीज़ जो ये थी कि हर किताब का एक शेड्यूल होता है, एक अनुशासन नहीं चाहिए। हम अनंत समय में किसी किताब का अगर बजटिंग में है कि किसी ने प्रकाशक ने राइट खरीदे हैं और उसको राइट अगर मान लीजिए जैसे मार्केज जैसे लेखक हैं, इनके राइट किसी भी प्रकाशक को लंबे समय के लिए नहीं मिलते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा कि 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड हिंदी में आया था, सोनिया सुरभि गुप्ता ने उसका अनुवाद किया था, राजकमल ने प्रकाशित किया। लेकिन अब वो किताब इसलिए उपलब्ध नहीं है कि उसके राइट पीरियड का जो समय सीमा थी वो खत्म हो गई। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि डिसिप्लिन आप कितना दिखा पाते हैं, अर्थात कि आप कितना, अगर आप प्रकाशक कहता है कि 3 महीने में आप इस किताब को पूरा कर दीजिए, तो आप 3 महीने में पूरा कर रहे हैं या 1 महीने ही अगर कोई काम है। कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि कोई किताब अगर कोई अंग्रेजी प्रकाशक है और हिंदी प्रकाशन भी वो करता है, तो उसको कोई ऐसी किताब प्रकाशित करनी है जो हिंदी अंग्रेजी में साथ-साथ लानी है, या अगर साथ-साथ नहीं भी लानी है, तो कम समय में अंग्रेजी प्रकाशन के 1 महीने के अंदर आज, तो उसके लिए आपको बहुत कम समय होता है। और उसमें चुनौती सिर्फ ये नहीं होती है कि आप हिंदी कर दें, उस भाषा के स्तर को ही बनाए रखें, जो उस किताब का भाव है, उसको ही बनाए रखें। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो डिसिप्लिन है कि आपको एक अनुवादक के रूप में आप ये नहीं सोच सकते। हम सब लोग, मैं खुद शुरू में इस तरह के काम करता था कि मैं सोचता था कि पहले 20 दिन, 1 महीने का अगर मुझे किसी प्रकाशक ने समय दिया है किताब के अनुवाद करने के लिए, तो मैं 20 दिन से कुछ नहीं करता था और अंतिम 2 दिन मैं सोचता था कि मैं इसको पूरा कर लूँगा। पूरा कई बार हो भी जाता है, लेकिन ये अप्रोच गलत है। उसमें आप अनुवाद को उस जिस श्रेष्ठता से करने की क्षमता मेरी हो सकती थी, तभी वो इसलिए पूरी तरह से नहीं आई कि मैंने समय कम लगाया। अनुवाद जो भी समय सीमा दी गई, उसके हिसाब से आप अपने उस महीने को निर्धारित करें कि 3 महीने में मुझे कितना समय इसमें रोज़ देना चाहिए। और वो समय रोज़ अनुवादक अगर ये सोचे कि मैं अनुवाद भी करूँ और सामाजिक जीवन भी अच्छी तरह बिता पाऊँ और रात को पार्टी भी कर लूँ और सारे नाते रिश्तेदारों से अच्छा रिश्ता भी बनाए रखूँ, सबके यहाँ जाता-आता भी रहूँ, तो ये संभव ही नहीं है। इतनी आज़ादी एक हो सकती है, अनुवादक को नहीं हो सकती। सबसे पहली चीज़ ये है, और नेगोशिएशन तो देखिए अनुवादों में हमेशा बहुत कम दर मिलता रहा है, और मेरे जैसे लोग इसलिए उस काम को करते रह पाते हैं क्योंकि हम लोग, मेरे जैसे लोग किसी और नौकरी में होते और अनुवाद करना, किताबों का अनुवाद करना एक शौक, एक नशा हो जाता है। आप इसके बिना रह नहीं सकते। आप अगर, मैं इसको इस तरह से बिल्कुल नहीं देखता कि ज़रूरत पूरी हो रही है कि नहीं। मैंने इन दिनों भी जब मुझे बहुत कम पैसे मिलते थे और होता था, तब भी मैं साहित्यिक अनुवाद करने की तरफ भागता था, क्योंकि एक आकर्षण होता है, एक अच्छी किताब का, एक अच्छी कहानी की किताब का, या एक चुनौती भी होती है। जैसे मान लीजिए अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उपन्यासों के अनुवाद हिंदी में हो रहे हैं या साहित्य की किताबों के, अब बहुत सारे नई-नई तरह की किताबों के अनुवाद हो रहे हैं। इतनी तरह की भाषाओं में आप, जैसे मान लीजिए मैंने अंतिम किताब जो मुझे बहुत अच्छा लगा जिसको करना, वो सत्य नडेला की किताब हिट रिफ्रेश थी। वो पूरी तरह से तकनीकी के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे तकनीकों के माध्यम से होने वाले उन बदलावों के, भविष्य के उन बदलावों के बारे में बताने वाली किताब है, जो आने वाली है। तो बहुत उसको अनुवाद करते हुए बहुत, एक तो सीखने का भी बहुत मौका मिला, दूसरा है कि भाषा की तकनीक हिंदी में बहुत ज़्यादा में उपयोग हो रहा है, तो एक ऐसी भाषा कैसे इजाद की जाए, या किस तरह से अंग्रेजी शब्दों को अंग्रेजी में रहने दिया जाए, हिंदी में कर दिया जाए। ये एक नई तरह की चुनौती है जो आजकल के अनुवादों में आती है, कि आप एटीएम को आप हिंदी में एटीएम ही लिखेंगे ना, या यूपीआई लिखना है तो यूपीआई ही लिखेंगे ना, उसको आप जैसे ही फर्क करेंगे
तो उसको कौन समझेगा? तो हमें अपने पाठकों के समझ को भी ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा ये है कि हमेशा प्रकाशक ऐसी किताबों का चयन करता है जो अंग्रेजी में बहुत लोकप्रिय हो चुकी हो, तो जी, उसकी ये भाषा की रेंज का ये चुनौतियां तो है ही। और अब जरूर है कि बहुत सारे कोर्स घर में रखने की जरूरत नहीं होती है, सारे कोर्स ऑनलाइन मिल जाते हैं, सारे मुहावरे ऑनलाइन आपको अनुवाद करके मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी इतनी दक्षता अपने अंदर होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कहाँ से देखना औथेंटिक है, कहाँ से अनुवाद में सहारा लिया जाना चाहिए, किस साइट से सहारा लिया जाना चाहिए, इसकी बिल्कुल। तैयारी। तो थोड़ा कुछ आप जो इधर के समय में नए तकनीक ने हमें जिस तरह से मदद की है, कुछ चीज़ों के बारे में आपने ज़िक्र किया। लेकिन थोड़ा यदि आप और बताएँगे, जानकारी देना चाहेंगे कि जो नए लोग अनुवाद करते हैं, तो वो किन-किन माध्यमों को अब एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो उनको अनुवाद को और बेहतर ये बनाने आपने में मदद कर सकते हैं? बात बहुत जी, अच्छी बात कही है, हालाँकि मैं इसका उतना जानकार नहीं हूँ। सुयश सुप्रभ जी मुझसे ज़्यादा जानकार हैं और मैं उनसे सलाह लेता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ। जी, जी, लेकिन मैं पेशेवर दुनिया पे नज़र बहुत अच्छी तरह रखता हूँ। देखिए, मैं पहले हिंदी में अनुवाद के परिदृश्य पे भी कुछ बोल बोल देता हूँ, फिर मैं उस पे आता हूँ। हिंदी भाषा में ये इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है कि हिंदी की जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले जो लेखक हैं, जिनको हिंदी से सबसे ज़्यादा रॉयल्टी मिलती है, मूलतः हिंदी के लेखक नहीं हैं। हिंदी में सबसे ज़्यादा जिस लेखिका को सम्मान और रॉयल्टी कम से कम प्रकाशक ने दी है, वो तो तस्लीमा नसरीन है, जिनकी लज्जा किताब हिंदी में जी, पहली बार तो दुनिया में चर्चा ही तब हुई जब उसकी किताब का प्रकाशन बांग्ला से हिंदी में हुआ। और जी, हिंदी में जी, की किताबें हैं, मतलब हिंदी में अनुवाद, किताबों में अभी अनुवाद का जो बाजार है वो बहुत बड़ा बाजार है। अनुवाद पे प्रकाशक धन लगाते हैं और उसके प्रचार प्रसार में अधिक श्रम करते हैं, जबकि मूल किताबों में उतना धन नहीं लगाते हैं प्रकाशक। लेकिन जी, अब जो अनुवाद का बाजार है वो बहुत बदल गया है। 2000 हम लोगों ने जिस समय देवयानी जी अनुवाद करना शुरू किया था, या 2015 14-15 के बाद सचमुच में हिंदी में अनुवाद का बाजार बहुत बदल गया है। और तकनीकी अनुवादों का एक पूरा बाजार इस समय जी, मतलब आप जॉब साइट्स पे अगर आप देखें तो अनुवादक के जॉब सारी बड़ी-बड़ी, आप उदाहरण के लिए जितनी फ़ोन बनाने वाली कंपनियाँ हैं, इन सब में एक जी, हिंदी का एक अधिकारी, हिंदी का एक भाषाविद होता है। या जी, जितने भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं अनुवाद के, तो लगातार माध्यम बनते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं। इस समय की जी, चुनौती कोश और भाषा के विविध प्रयोगों से ज़्यादा चुनौती इस समय ये है कि तकनीक के सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप कैसे अनुवाद कर सकते हैं। बहुत सारे बिल्कुल, सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से अनुवाद के काम आते हैं। हमारे ज़माने में अनुवाद कोई सस्टेनेबल, कोई रोज़ी-रोटी, कोई घर नहीं चला सकता था, कोई अच्छा जीवन स्तर से नहीं जी सकता था। नीलाभ जी मेरे वरिष्ठ मित्र थे और बहुत अच्छे अनुवादक थे, और उन्होंने एक तरह से अनुवाद और फ्रीलांसिंग के माध्यम से ही अपने जीवन को चलाया, लेकिन वो मतलब उतना शानदार जीवन नहीं था जितना नौकरी पेशा लोगों का होता है। लेकिन इस समय अनुवाद में दुनिया भर में, देश और देश के बाहर बहुत बड़े पैमाने पर पेशेवर काम आ रहे हैं, तकनीकी अनुवाद के काम आ रहे हैं, और ये और बढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप ध्यान दीजिए कि नई शिक्षा नीति जो आई है, शिक्षा नीति में इस बात पर बहुत जोर है कि भारतीय भाषाओं में सभी कंटेंट उपलब्ध करवाए जाएँ, और आने वाले समय में तमिल भाषी तमिल भाषा में शिक्षा ग्रहण करे, हिंदी भाषी हिंदी में शिक्षा, मतलब सारी भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाया जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे आप पूरी नई तकनीक है, जैसे गेम से जुड़े हुए अनुवाद बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। इस समय किताबों से ज़्यादा इस तरह के अनुवाद बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वेबसाइट्स के अनुवाद हो रहे हैं, बिल्कुल, सॉफ्टवेयर्स के अनुवाद हो रहे हैं, और सारी बड़ी कंपनियों में हिंदी के लिए एक न एक, पहले सरकारी दफ्तरों में एक हिंदी अधिकारी होता था जिसका कोई काम नहीं होता था अपने दफ्तर जी, में। सिर्फ इसलिए रखा जाता था कि हिंदी अधिकारी रखना सरकार ने एक नियम बना रखा था। लेकिन इस समय हिंदी के लैंग्वेज इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, और जगह-जगह अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से, और सारे प्लेटफ़ॉर्म, सबसे बड़ी बात है कि ये सारा बाज़ार इनका विस्तार हो रहा है, भारत में और भारत के बाहर भी अच्छी बिल्कुल, आय लोग कर रहे हैं। और ऐसे मैं बहुत सारे स्वतंत्र अनुवादकों को जानता हूँ, बहुत सारे नहीं, मैं हो सकता है मैं किसी को जानता हूँ, लेकिन वो
अच्छी लाखों रुपए सिर्फ अनुवाद से कमाते हैं, लेकिन बहुत अनुशासित जीवन जीते हैं और बहुत समयबद्ध करते हैं। जैसे कई बार मुझे भी ऐसे अनुवाद करने पड़े हैं जिसमें रात के 11 बजे मुझे काम दिया गया और कहा कि भाई सुबह 6 बजे भेज देना। तो ये नहीं कह सकता कि थोड़ा 2-3 घंटे सो लेता हूँ, मैं 4 बजे उठ के कर दूँगा। तो अवसर है, अनुवाद एक अवसर है। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट खुल गए हैं, जैसे prose.com का नाम सब जानते हैं, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे वेबसाइट हैं जिन पे आप रजिस्टर होकर आप आपको क्लाइंट मिलेंगे जो आपसे अनुवाद करवाएंगे। इस समय अनुवादकों को भाषा के साथ-साथ बहुत सारी तकनीकों में भी दक्ष होना चाहिए। हम लोगों ने जब अनुवाद की शुरुआत की थी तो हम हाथ से अनुवाद करते थे और हम हाथ से लिखने को भी बहुत बड़ा काम मानते थे कि मैं हाथ से ही लिख सकता हूँ, मेरे भाषा की जो प्रक्रिया है और जो सोच की प्रक्रिया है वो हाथ से लिखने में ही अभिव्यक्त हो पाती है। ये मेरी धारणा खुद ही टूट गई। मैंने देखा कि कंप्यूटर पे लिखने लगा तो मुझे लगा कि मैं तो ज़्यादा तेज़ी से लिख सकता हूँ और बहुत ज़्यादा इसमें कोई मोह भी नहीं होता कि मैं अपने लिखे हुए शब्दों को अगर मैंने एक पन्ना काट दिया तो फिर से लिखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहानियाँ इसलिए रीराइट नहीं कर पाते थे क्योंकि 45-50 पेज लिखी हुई कहानियाँ रीराइट करने के लिए भी दोबारा उतना समय चाहिए। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ये बात तो है, तकनीक ने जी, तकनीक ने बहुत ज़्यादा समझ होनी चाहिए। बुनियादी समझ तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की आपको होनी चाहिए। इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर कोई अनुवादक ये चाहता है कि उसको बहुत अच्छे तरह के काम मिले तो उसको बहुत सारे वेबसाइट की सदस्यता लेनी पड़ती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं जो बहुत महँगे भी हैं। टेडोस सॉफ्टवेयर है जो बहुत महँगा है, लेकिन काम बाज़ार में इन्हीं का है और इन्हीं का बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद कि हिंदी में लगातार इस बात का खतरा पैदा होता जा रहा है कि गूगल ट्रांसलेशन एक दिन 100% सही हो जाएगा, लेकिन मैंने पाया है कि वो कभी भी सही नहीं हो पाता। गूगल ट्रांसलेशन आप जब भी पढ़ेंगी, आप पाएँगे कि इसको अच्छा है कि इसको दोबारा से अनुवाद ही कर दें बजाय इसको संपादित करने के। बिल्कुल, ये हिंदी में, लेकिन एक फिर ये दुर्भाग्य की बात है कि हिंदी में प्रशिक्षण के लिए अभी भी जो हिंदी विभाग है, जहाँ हिंदी की पढ़ाई होती है, जो संस्थान है, उनमें सीरियसली अनुवाद को सिखाने, पढ़ाने को लेकर काम नहीं होता है। इस समय हिंदी में सबसे रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र अनुवाद का क्षेत्र है, जिसको अभी भी हिंदी में 2म दर्जे का काम माना जाता है। अभी भी अनुवादकों को 2म दर्जे का, लोग मुझे कहते हैं कि आप इतने अच्छे लेखक हैं, आप इतनी अच्छी किताबें लिखते हैं, आप क्यों अनुवाद करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत आपने कई सारे इतने महत्वपूर्ण चिंताएँ हैं ट्रांसलेशन को लेके जिनको इसमें रेखांकित किया है। जैसे एक तो ख़ास तौर से यही बात है कि अनुवाद की हम अक्सर बात करते हैं तो हिंदी और अंग्रेज़ी तक होके रह जाता है, जो और उसमें भी यदि बाहरी जो साहित्य है, जो अंग्रेज़ी में अनुवाद हो चुका है, उसको हम हिंदी में लाने की बात करते हैं। लेकिन खुद हमारे यहाँ पे जो इतनी सारी भाषाएँ हैं, उनका भी आपस में अनुवाद कितना कम उपलब्ध है। आप देखिए कुछ नेशनल बुक ट्रस्ट ने कुछ ट्रांसलेशंस करवाए हैं या कुछ और प्रकाशन है जो इस तरह के जी, साहित्य अकादमी ने भी कुछ करवाए हैं। लेकिन हिंदी का साहित्य कितना अंग्रेज़ी में उपलब्ध होता है, जो हिंदी का बहुत सारा बेहतरीन साहित्य है, क्या वो अंग्रेज़ी में या अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होता है? जबकि इतना सारा जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान है, कितना सारा जो भाषाई आदान-प्रदान है, कितने सारे लेखकों को, कितने सारे और डिसिप्लिन्स में जो लोग लिख रहे हैं, यदि हम इस सीरियसनेस को समझें ट्रांसलेशन की, तो हम कितना सारा और नॉलेज है जिसको हम आपस में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमारी सरकारें भी, हमारे सरकारी विभाग और तंत्र भी जिस पे बहुत गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो प्रकाशन संस्थान भी हैं, जैसा आपने भी कहा कि जो पहले पॉपुलर हो जाता है, जो पहले हिट हो गया है, अंग्रेज़ी में पॉपुलर हो गया है या किसी और भाषा में, तो वो तो आता है, लेकिन जो बहुत ओरिजिनल है, उसको भी और भाषाओं में जाना चाहिए और जब वो दूसरी भाषाओं में जाता है, उससे भी उसकी रेंज बढ़ती है, उससे भी उसको सराहने वाले, उसको पढ़ने वाले, पसंद करने वाले लोगों के बारे में आपको पता चलता है और उसकी पठनीयता बढ़ती है, उसका पाठक संसार बढ़ता है, लेकिन उस तरह का काम नहीं हो रहा है। बहुत सारी आपने नई टेक्नोलॉजी के बारे में, नई चीज़ों के बारे में बताया, जिसके बारे में मुझे लगता है कि और डिटेल में बातचीत किए जाने की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत आप तुरंत-तुरंत की बातचीत में नहीं समझ पाते हैं कि क्या-क्या नए टूल्स, क्या-क्या नए टेक्निक्स इसके अंदर आ गए हैं, जिनको और जानने और समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा जैसे
लिटरेरी ट्रांसलेशन या जो एकेडमिक ट्रांसलेशन है वो एक तरह का अनुवाद है। बहुत सारा अनुवाद चाहे हम जो लोग अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस जिस तरह से काम कर रहे हैं, स्वयं सेवी संस्थाएं जिस तरह से काम कर रही हैं, उसमें बहुत सारे जो डे टू डे आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं जिसका आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, बहुत सारे और तो इतना एक बाजार तो बहुत सारा खुला है। लेकिन अब इसमें जैसे आप जो बात कह रहे हैं कि खुद अनुवादक की तैयारी कितनी है, दूसरी तरफ ये भी कि जो जिस तरह की डिमांड आती है, जैसे आपने कहा कि रात को 11 बजे एक मैसेज आता है कि सुबह 6 बजे तक अनुवाद चाहिए, और इस तरह की अर्जेंसी के साथ में डिमांड करने के साथ में जब आप नेगोशिएट करते हैं कि इसका रिवॉर्ड कैसा होगा, तो वहां पे जाके और आपको बहुत निराशा हाथ लगती है, और कई बार आपकी निगोशिएशन की आपकी वो कैपेसिटी नहीं होती है, क्योंकि आप उसके ऊपर निर्भर रह के आपकी आजीविका उस पर निर्भर है, या आप उसको एक चाहे सेकेंडरी सोर्स ऑफ अर्निंग के तौर पे भी देख रहे होते हैं। तो थोड़ा सा ये जो डायनेमिक है इसके बारे में अगर आप कुछ और कहना चाहें। बहुत अच्छी बात आपने उठाई, और ये ट्रांसलेटर्स ऑफ इंडिया अनुवादक संघ को इस दिशा में काम करना चाहिए। जैसे हम लोग हैं, मान लीजिए आप हैं या मैं हैं या हमारे जैसे लोग जो साहित्यिक पृष्ठभूमियों से आए हैं, हमें लगता है कि हमें प्रकाशक अगर 50 पैसे प्रति शब्द दे रहा है और कोई संस्था हमें कहती है 1 रुपए प्रति शब्द देंगे, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हमें तो दोगुने पैसे मिल गए। हमारे पास बार्गेनिंग की कैपेसिटी, इसलिए हमें पता ही नहीं होता कि ये इस काम के लिए हो सकता है कोई 8 रुपए प्रति शब्द भी ले रहा हो। हिंदी में अंग्रेजी के माध्यम से अनुवाद में ये चीज है। जैसे विदेशी, जैसे कोई जर्मन से सीधे अनुवाद करता है या फ्रेंच से सीधे अनुवाद करता है और कोई अंग्रेजी से सीधे हिंदी में अनुवाद करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके दर में बहुत अंतर नहीं है। लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं होता है कि मैं कितना बोल सकता हूँ। बिल्कुल, हम 1 रुपए 1.5 रुपए को ही बहुत बड़ा दर मान लेते हैं। तो बहुत बड़े अनुवादक हैं हमारे बीच, वो उनको पता है कि उनको कितना दर मिलता है और वो किस तरह से अपने अनुवाद के माध्यम से तो अपनी आजीविका को चला पाते हैं। तो ये समझ की कमी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कोर्सेज नहीं है, ऐसी संस्थाएं नहीं है जो इस बढ़ते हुए बाजार को, इस विस्तार को, आप देखिए कि अंग्रेजी के ही माध्यम से हिंदी में सबसे ज्यादा अनुवाद हुआ है, और जैसे मूल भाषा से, जर्मन से या फ्रेंच से या स्पेनिश से जो अनुवाद हिंदी में हुए हैं, वो जितने अनुवादक हुए उनको सौभाग्य या दुर्भाग्य से उनको उस भाषा का ज्ञान तो बहुत अच्छा था, फ्रेंच का या स्पेनिश का, लेकिन जिस भाषा में उन्होंने अनुवाद किया उस भाषा के बुनियादी मुहावरे उनको नहीं आते थे। जैसे हिंदी के बहुत सारी किताबों में मैं देखता हूँ कि जो अनुवादक होते हैं वो मुहावरों के अनुवाद में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज के अनुवाद में मेहनत नहीं कर पाते हैं। वो ये कोशिश नहीं करते हैं कि इस मुहावरे का हम सीधे सीधे अर्थ अब तो गूगल से भी देख सकते हैं और किसी भी तरह से देख सकते हैं, वो उसके अनुवाद में गड़बड़ कर जाते हैं। उसी तरह से जो स्पेनिश से और फ्रेंच से जिन लोगों ने हिंदी में अनुवाद किए हैं, वो भी हिंदी के मुहावरे नहीं के जानकार नहीं होते और वो भी वही गलती कर जाते हैं। ये भी एक भ्रम है। असल में अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने वाले लोग, अच्छे लोग शायद बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए जब आपने शुरू में एक बात कही थी कि भारतीय भाषाओं से आपस में अनुवाद कम होते हैं, जैसे तमिल की बहुत चर्चित कोई किताब ही पुनाची किताब उपन्यास है जो बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ, तब उसके हिंदी अनुवाद की प्रकाशक को सूझी कि उसको हम हिंदी में लाना चाहिए, और वो अनुवाद अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी में आया। किताब तमिल की है, अनुवाद अंग्रेजी में हुआ और वहां से हिंदी। तो अंग्रेजी एक लिंक लैंग्वेज तो है ही, वो सभी भारतीय भाषाओं को ही नहीं, दुनिया की सारी भाषाओं को हिंदी में लाने वाली वही भाषा है। और इस समय आप देखिए हिंदी में साहित्यिक अनुवादों में भी प्रकाशक जो अनुवाद करते हैं उनमें भी सारे बड़े प्रकाशक जो है उनके यहाँ अनुवाद का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। उनको नई चीजों, नए मौलिक लेखन हिंदी में कहा जाता है, उस तरह के लेखन से ज्यादा वो अनुवाद की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम अच्छा अनुवादक ढूंढ लेंगे, कोई ढंग से अनुवाद करने वाला हमें मिल जाएगा, तो एक निश्चित रूप से एक अच्छी किताब हिंदी में आएगी और जिसके पाठक होंगे। लेकिन हिंदी में हम मौलिक से लिखवाएं, पता नहीं होगा अच्छा नहीं होगा, ये संशय अनुवाद करवाते समय उनके अंदर नहीं होता है कि वो चयन किस किताब का करते। ये चयन की बात है। और बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जितना मतलब जितना बड़ा काम दरअसल अनुवाद कर रहा है,
उतना अभी रिकॉग्निशन जो समाज में और जो लोग अनुवाद का काम करवा रहे हैं और यहाँ तक कि जो लोग खुद कर रहे हैं, वो भी अभी इस बात को अभी उसको स्वीकारने में बहुत हिचकिचाहट है। और अगर ये बहुत निश्चित रूप से मुझे लगता है स्वागत की बात है यदि बहुत बढ़िया जी ये आपने बहुत बढ़िया बिंदु उठाया दिव्यांगी जी। मैं इस पे बोलना चाहता हूँ कि दूसरे लोग कैसा कह रहे हैं ये बात जाने दीजिए, हम अपने अनुवादक होने को कितनी गंभीरता से लेते हैं। मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल में अपना परिचय अनुवादक लिखता हूँ, मैं ट्विटर पे अपना परिचय अनुवादक लिखता हूँ, तो मैं लेखक भी लिख सकता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी लिख सकता हूँ, मेरे पास सारे। तो हम अपने काम को जब तक खुद सम्मान नहीं देंगे, हिंदी का जितने अनुवादक हैं, मैं बहुत सारे अनुवादकों से मिलता हूँ और मैं उससे ही प्रभावित होता हूँ जो ये कह के आता है कि बड़ी दिक्कत है, कामकाज नहीं मिला, नहीं कुछ तो अनुवाद का ही काम दिलवा दीजिए। ऐसे लोगों को मैं कभी काम दिलवाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं कुछ के एवज में अनुवाद करना चाहता है, इसका मतलब ये अनुवाद के साथ न्याय करना नहीं चाहता, अपने साथ न्याय करना। तो हम अगर अपने काम को लेके समर्पित हों और अपने उस काम को लेके सम्मान अपने अंदर महसूस करें कि मैंने एक अच्छी किताब का अनुवाद किया और मैं अपने आप को अनुवादक कहते हुए शर्माऊं नहीं, तो दुनिया फिर आपको स्वीकार करने लगती है एक अनुवादक के रूप में। लेकिन पहली सीढ़ी तो यही है कि हम लोग बहुत सकुचाते हैं, हम जो ज्यादातर अनुवादक जो है उसको दोयम दर्जे का काम खुद ही मानते हैं, दूसरे लोग तो बाद में मानते हैं। खुद ये मानते हैं कि मैं कविता लिख सकता था, लेकिन वो समय मैंने अनुवाद में लगा दिया। मैं 3 कहानियां लिख सकता था, मैं उपन्यास लिख सकता। अरे तुमने अनुवाद किया, एक बड़े उपन्यास का अनुवाद किया, एक अच्छे उपन्यास को हिंदी में लेकर आए और उसके माध्यम से एक नए पाठक वर्ग तक पहुंचे। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने बहुत बड़े लेखकों के अनुवाद के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लेखकों के अंग्रेजी से अनुवाद किए हैं जो बड़े लोग, जैसे रविंदर सिंह एक लेखक है, युवा पीढ़ी में अपने पिछले 5 सालों में 10 साल से 5 साल मतलब पिछले कुछ सालों तक बहुत ज्यादा लोकप्रिय था। और उसके कारण मैंने ये देखा कि मैं ऐसे पाठकों के बीच में अनजाने में पहुंच गया, जो युवा पीढ़ी थी, जो मुझसे जुड़ने लगी कि आपने रविंदर सिंह का अनुवाद किया। तब मुझे समझ में आया कि मेरी अपनी लिखी किताबें उन अंतर्राष्ट्रीय स्टोर्स में, उन मल्टी मतलब उन मॉल्स के उन स्टोर्स में नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन मेरी अनुदित किताबें उस नए पाठक वर्ग तक बेंगलोर में पहुंच जा रही हैं, हैदराबाद में पहुंच जा रही है, क्योंकि वो उस लेखक से जुड़ना चाहते हैं, उस लेखक को समझना चाहते हैं। तो अनुवाद तो मुझे ज्यादा दूर तक ले जाता है, ज्यादा बड़े पाठक वर्ग तक ले जाता है, बशर्ते कि हम अपने अनुवादक की पहचान को सामने रखें। हम अपने अनुवादक की पहचान और भी एक बात मुझे लगता है कि अनुवाद करते हुए खुद हमारा भाषा संसार भी कैसे समृद्ध हो रहा होता है कि एक तरफ आप जब जादुई यथार्थ कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अन्ना फ्रैंक कर रहे हैं, जो कि एकदम एक यथार्थ, पूर्ण यथार्थ है। तो इन दोनों को अनुवाद करते हुए या जब आप किसी और डिसिप्लिन को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो कितना सारा जो हमारा अपना जो ज्ञान का संसार है, हमारा अपना जो भाषा का संसार है, कैसे बदलता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, मैंने हिंदी में ही पढ़ाई की, हिंदी भाषा और साहित्य का मैं विद्यार्थी रहा, पीएचडी तक मैंने वही पढ़ाई की। लेकिन मेरी एक अपनी भाषा थी, मुझे उस भाषा से अलग जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मुझे अपने काम काज के लिए जो भाषा चाहिए उतनी भाषा तो मुझे आती थी। लेकिन अनुवाद ने मुझे हिंदी भाषा की रेंज को समझाया। हिंदी भाषा के कितने तरह के शब्द हो सकते हैं, किस प्रकृति में, किस माहौल में, किस अनुशासन में किस तरह के शब्द प्रयोग करने चाहिए, ये रेंज तो मुझे अनुवादों ने ही सिखाया। मतलब मैं इकोनॉमिक्स रघुराम बी राजन की किताब का अनुवाद करते हुए बहुत रोया, क्योंकि वो शुद्ध इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की किताब थी और प्रकाशक का ये लगातार कहना था कि इसकी एक बड़ी समस्या ये भी है देवयानी जी कि अंग्रेजी की कठिन से कठिन भाषा में लिखी हुई किताब को जब प्रकाशक आपको कहता है कि हिंदी में अनुवाद कर दीजिए, उसकी पहली शर्त होती है कि भाषा बहुत पठनीय और सरल होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये इस चीज को मैं पहले नहीं समझता था, अब मैं समझने लगा हूँ कि असल में हिंदी का जो नया पाठक वर्ग है और जो लगातार नया बनता हुआ पाठक वर्ग है, वो भाषा की पेचीदगियों को उतना नहीं समझ पाता है। तो उसको सरल भाषा में आप एक नोट्स की तरह एक किताब दे दें। और मैंने उस किताब को अनुवाद करते हुए मेरी यही चुनौती थी कि मैं आपके शब्दावली का अनुवाद कैसे मैं सरल भाषा में करूं।
फिर भी बहुत सरल भाषा में नहीं हुआ। और मुझे लगा कि ये मेरे लिए दुस्वप्न था कि इतनी मुश्किल किताब मैंने पकड़ ली थी, मेरे 6 महीने इसमें चले गए, मैं दूसरी कोई किताब करता 2 महीने में कर लेता। लेकिन मैंने ये पाया कि वो जब जागरण वाले बेस्ट सेलर सूची निकालते थे, उस सूची में लगातार 3 बार तक वो किताब, वही किताब बेस्ट सेलर में मेरी रही। मेरी अनुवाद की बेहतरीन किताबें बेस्ट सेलर सूची में नहीं आई। पाठकों की ज़रूरतों का पता चलता है कि पाठक क्या पढ़ना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ अनुवादक और के अलावा भी हिंदी की दुनिया को समझना चाहते हैं, तो उससे ये भी समझ में आता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस महान उपन्यास को महान समझ के हिंदी में लाना चाह रहे थे, पाठक उसके नहीं है। पाठक तो रविंदर सिंह के हैं, या पाठक फिर रेंज है, वो रघुराम राजन के अर्थशास्त्र की किताब पढ़ता है, या वो हिट रिफ्रेश पढ़ना चाहता है, जो माइक्रोसॉफ्ट, सत्य नडेला ने जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, क्योंकि वो भविष्य की दुनिया को समझना चाहते हैं। बिल्कुल। और एक बात, ये जो सरलता की जो बात आपने कही, मुझे लगता है कि ये जो सरल ये तब संभव होती है जब विषय आपके भीतर उस ढंग से उतर गया हो कि आप उसको इस तरह से कह सकें कि पढ़ने वाले को वो सरलता से समझ में आ जाए। तो एक तरफ ये डिमांड ट्रांसलेटर के तौर पे कभी-कभी बहुत नाजायज भी लग सकती है कि भैया किताब तो तुमने इतनी मुश्किल दी, लेकिन तुम चाहते हो उसको सरल भाषा में मैं लेके आऊँ। लेकिन जब हम उस सरलता को पा लेते हैं, तो वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, वो भी बड़ा कमाल का होता है कि ये अब ये किसी भी पाठक तक ये किताब पहुँच सकती है। ये उस विषय के जो ज्ञान जानने वाले लोग हैं, इस विषय के जो जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उन तक भी पहुँचती है, और ये उस विद्यार्थी तक भी पहुँचती है जिसने कि अभी-अभी इस विषय के अंदर प्रवेश किया है, तो उसकी रेंज बढ़ जाती है। और मुझे लगता है कि ये ताकत है अनुवाद की, जो कर सकता है। तो मैं अभी जी, आखिरी सवाल की तरफ चलना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी समय भी हो गया है, हमने लगभग 52 मिनट होने जा रहे हैं। तो क्योंकि इतना सारा अनुभव और इतनी तरह का अनुभव है, तो जो नए लोग अनुवाद की दुनिया में आ रहे हैं और वो अपनी तरह की चिंताएँ, अपनी तरह के समस्याओं से जूझ भी रहे हैं, तो आप अपने इस पूरे अनुभव के निचोड़ के रूप में, जो लोग इस नए फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या कुछ बातें हैं, कुछ और अनुवाद को किस तरह से इस दुनिया में देखा जाना चाहिए? 2 चीज़ें हैं कि एक तो इस काम को किस ढंग से देखा जाए, किस तरह से, चाहे जो करवाने वाले लोग हैं और जो करने वाले लोग हैं, और जो खास तौर से जो नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, उनको आप क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? सबसे पहला सुझाव तो मेरा यही होगा अपने लिए भी, कि आप पेशेवर होना चाहिए। मैं 20 सालों से, लगभग 20 साल नहीं, 15 साल से मैं लगभग अनुवाद कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज भी अपने आप को उतना ही नया पाता हूँ, और नए से नए लोगों से जुड़ने में मैं कहीं से भी, मुझे ये नहीं लगता है कि मैं बहुत अनुभवी हूँ, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। ये जो एक अहंकार लेखक होने से अपने अंदर आ जाता है, वो अनुवाद तोड़ देता है उसको। हमेशा एक पेशेवर होना चाहिए कि जो सामने वाला जो कह रहा है, अगर आप अनुवाद करने गए हैं, तो जाहिर है कि आप किसी के लिए कर रहे हैं, किसी की मांग पे कर रहे हैं। वो क्या चाहता है, इस बात की समझ बहुत ज़रूरी है, और भाषा को आप उस स्तर तक ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं ले जा सकते हैं। जैसे जब मुझे 50 शेड्स ऑफ ग्रे का अनुवाद करने के लिए एक प्रकाशिका ने फ़ोन किया और कहा कि इसका अनुवाद कर पाओगे? फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मैं जवाब देता हूँ। फिर मैंने उनको समझाया कि क्यों ये किताब हिंदी में नहीं आनी चाहिए, और क्यों इसकी शब्दावली ही नहीं है जो जिसमें कोई कर सके, तो मैं तो नहीं कर पाऊँगा, शायद कोई और भी करे तो ये अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं इसके अनुवाद को अब नहीं प्रकाशित करूँगी, क्योंकि ये तुम्हारी सलाह बिल्कुल सही है कि ये शब्दावली हिंदी में जिस तरह की नहीं है, उस तरह की शब्दावली को लाना कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो किताब बाद में किसी और प्रकाशक ने प्रकाशित भी किया, और ज़ाहिर है कि वो अलक्षित चली गई। तो पहली चीज़ ये है कि ये भाषा की अलग-अलग रूपों की समझ, पहले हम ये मानते थे कि भाषा, बोलियों से भाषा समृद्ध होती है। अब हिंदी भाषा ही इतने तरह के, जो खड़ी बोली हिंदी जो भाषा है, ये अपने आप में इतने रूपों में फैल चुकी है, उन सभी रूपों के भाषा का ज्ञान अनुवादक में जितना अधिक होगा, उसके पास काम के अवसर बहुत अधिक होंगे। अब मेरी तो उम्र हो गई है, और अब 15 साल काम करते हुए हो गए हैं, अब मुझे उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज अगर कोई अनुवाद के रूप में अपना करियर शुरू करता है, और एक मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ है कि अपने काम को मार्केट करें, जो ये बात छूट गई थी पूरी बातचीत में मुझसे, कि हम लोग
मार्केटिंग नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम लोग अपने आप को ही उस काम को दोयम दर्जे का समझते थे। आज आप जितने अपने काम को माध्यम से, लिंक्डइन से लेके ट्विटर से लेके फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम में टेलीग्राम, आप जितने माध्यमों से अपने काम को प्रचारित करेंगे, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये प्रकाशक के लिए प्रचार कर रहे हैं, हम अपने अनुवाद का प्रचार कर रहे हैं, उससे प्रभावित होकर दूसरे लोग हमारी तरफ आएंगे। तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चीज है और अधिक से अधिक तकनीकी सॉफ्टवेयर में काम करने का अभ्यास होना चाहिए। अलग अलग वेबसाइट्स कौन से हैं जो अनुवादकों को मदद करते हैं, उनके संपर्क में आना चाहिए और अनुवादक संघ जैसी संस्थाओं के, ट्रांसलेटर्स ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं के संपर्क में, आप लोगों के संपर्क में आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, लेकिन पेशेवर अप्रोच जरूर होना चाहिए। अगर आप अनुवादक के रूप में करियर शुरू करना चाह रहे हैं तो आप मान के चलिए आप और कुछ नहीं करेंगे, हम यही करेंगे, और जिस दिन ये ठान लेंगे, ऐसे लोग बहुत सफल इस क्षेत्र में होते आए हैं। कई लोगों को मैं यहाँ देख रहा हूँ, कमेंट्स में मैंने कई देखे, विनोद शर्मा जी का कमेंट देखा, वो बहुत पेशेवर, बहुत अनुशासित और बहुत सफल अनुवादक रहे। जी, तो मुझे लगता है कि बहुत रेंज ऑफ इश्यूज को हमने इस बातचीत में डिस्कस किया है, और फिर भी मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हैं जो अभी निश्चित रूप से छूट गई हैं। तो हम फिर कोशिश करेंगे कि हम इन सवालों पे आपके साथ में फिर से जुड़ें और बातचीत करें, और लोगों को भी हम कोशिश करेंगे कि ये जो ट्रांसलेटर्स ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है, इस पे अनुवाद पे और अनुवाद से जुड़े सवालों पे हम लगातार और भी बातचीत करते रहें और इस तरह के मौके बार बार बनते रहें। तो प्रभात जी, आपने आज इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, आपको बहुत बहुत आभार। और ट्रांसलेटर्स ऑफ इंडिया ने ये जो हमारे लिए ये फोरम बनाया है और यहाँ से ये जो बातचीत शुरू हो रही है, संवाद की ये जो एक प्रक्रिया शुरू हुई है, इसको हम और आगे ले जा सकेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यहाँ पे रोकते हैं। आप सभी को बहुत आभार, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।